हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? रिप्लाई करो बेटा। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करते हुए क्लास को सभी का स्वागत है एक बार फिर से बेटा। कंसेप्ट टू चार्ट बुक अपना एपिसोड नंबर 6। रिप्लाई कीजिए। जय जगन्नाथ बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते हमारे प्यारे राधे मोहन लर्न बिजनेस, सुमित्रा, प्रज्ञा, सेल्फनेट, समीत बेटा। बोलो बोलो बोलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बताओ बताओ बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे। और आज हमारे पास में हमारा मेन टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला पार्ट। हाँ, इनकॉर्पोरेशन कंपनी वाला पार्ट, जिसमें से आपके पास में मेनली एमसीक्यू पार्ट तो पूछ सकता है, फॉर्म नंबर पूछ सकता है हमारे पास में। ऑल क्लियर है सर? ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, वो ऑडियो ठीक। तो भैया मैं मान लू सही है, ऑडियो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। सेशन की इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को मिल गई वो कंटिन्यू करते हैं, बाकी आते रहेंगे। ओके, चले, नोटिफिकेशन पहुंच जाती है आपके पास। ओके, लीजिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। यस सर, ठीक है, ऑडियो क्लियर है। ओके चलो। तो गाइस, हम लोग अपने पास में लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ रहे थे, उसके बारे में सिर्फ लाइसेंस की बात मैंने कर ली थी। अब उसी लाइसेंस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकॉर्पोरेशन कंपनी वाला पार्ट, और समय बचेगा तो फिर स्टार्ट करेंगे एमओएनएयू वाला पार्ट। ठीक है, कंसेप्ट पूरे पढ़ चुके हैं आप लोग, आपको क्लैरिटी आ चुकी है। अब बस मुझे उसके कंसेप्ट के चार्ट बनवाने हैं आप लोगों को। तो बाकी सारे चार्ट हम बना चुके, इससे पहले लिफ्टिंग भी पूरा हो चुका हमारे पास में। तो टाइप्स ऑफ कंपनी वाले पार्ट में हमारे पास में हम चार्ट बना रहे थे लाइसेंस के रिगार्डिंग। तो लाइसेंस के रिगार्डिंग 3 बातें हैं भाई। पहली बात कि भैया लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करोगे, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, अप्रूव कौन करता है, और तीसरा रेवोकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ बेटा राधे मोहन, हाँ सबकी कंप्लीट होगी। यस, उससे पहले हो जाएगी, मेरे से पहले। हाँ, अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, फिर इसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे इसके बाद हमारा। और को क्लास में जब आते हो तो अटेंडेंस तो लगा दिया करो। दिख रहा तुम्हें अंगूठे का थंब, ऐसा कुछ निशान दिख रहा है वहां पे तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो पे, तोड़ दो मरोड़ दो, कुछ भी करो, दबा दो उसको। हाँ, है ना। चलिए, तो हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं लाइसेंस के रिगार्डिंग। तो लाइसेंस पे हमारा पहला पार्ट हम लोगों ने बोला कि सेक्शन 8 कंपनीज को याद करो भैया। चार्ट बुक अपनी नोटबुक निकाल लो और स्टार्ट कर दो भैया। जिस बच्चे की पहली क्लास है बता देता हूं बेटा, इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं, 5 सेशन अवेलेबल है मेरे इसके अंदर, तो एक सीक्वेंस चलते रहेंगे। ठीक है, ओके चलो। तो मेनली किन बच्चों के लिए बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। सारे पेड बच्चे जिनको जिन्होंने पेड क्लासेस ले रखी है, और उनको चार्ट बुक बनानी ही ध्यान रखना। ओके, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेटा। ओके चलिए, तो पहला पॉइंट मेरा निकल के आया कि सर सबसे पहले एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। पर यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक को, मैं इसलिए उसके चार्ट बनवा रहा हूं, इसलिए हमारी रेगुलर क्लास की तरह नहीं है ये पार्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे अपने पास में अप्रूवल की। तो क्या मुझे कोई ये जवाब देगा कि सेक्शन 8 कंपनीज को लाइसेंसिंग कंपनी कहा जाता है? क्योंकि सीजन इज कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस बीइंग ए डॉक्यूमेंट वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में भी एड ऑन होता है, जमा होता है, सबमिट होता है। तो पॉइंट ये आया बताना मुझे, सर अप्रूवल कौन करता है? वेरी गुड, गुड इवनिंग, सुपर बेटा, राधे राधे। बताइए अरिंदा, वेलकम बेटा। तो अप्रूवल का अधिकार किसके पास है बताना मुझे। फिर हम बात करेंगे सबसे मेन इंपोर्टेंट, पता कौन सा इसमें? इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेवोकेशन। मतलब लाइसेंस किसी का, किसी चैरिटेबल कंपनी का, एनपीओ का लाइसेंस वापस भी लिया जा सकता है। तो कौन लेगा? सिंपल सी बात, जिसने आपको लाइसेंस दिया वो वापस लेने का अधिकार रखता है। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, कौन है वो जो लाइसेंस खींचने का अधिकार रखती है? वेरी गुड, देने देती भी कौन है? सीजी, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भुवन, सेल्फनेट, सौमित्रा, प्रज्ञा, समीर, वेरी गुड। लर्न बिजनेस, सर एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने? हमारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, अब मैं इसको रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, तो बात है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। पहली बात, कौन देगा भैया एप्लीकेशन? आप दोगे आरओसी को फॉर्म नंबर आईएनसी 12 के अंदर। कैसे दोगे? जब अपने पास बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो सिंपल सी बात, आपको रजिस्ट्रार और कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है लाइसेंस लेने के लिए। फॉर्म नंबर है आईएनसी 12। आगे आता हूं। दूसरा, आपको एमओए बनाना पड़ेगा सेम आईएनसी 13 के अंदर। आईएनसी 13 इज फॉर ड्राफ्टिंग दी एमओएनएओए। उसके बाद आईएनसी 14 में लगेगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? यहां पर एक सीए, एक सीएस, एक सीए में जो अकाउंटेंट है वो डिक्लेरेशन देंगे इस बात का। किस बात का? कि भैया कंपनी जो बनाई गई है, इसके सारे जितने भी सारे मैटर्स कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे फुलफिल किए गए। पहले 3 को लिखते हैं, चलो। तो बताओ भैया एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या? तो बनाओ बनाओ बनाओ। सबसे पहले आया हमारे पास में द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी? आओ लिख लो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है भैया एप्लीकेशन। चार्ट बुक में एकदम शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट के अंदर। ठीक है,
डिटेल में हम लिख चुके हैं पहले अपने एप्लीकेशन टू, इसको दोगे भैया हमारी प्यारी आंटी, आंटी जिसको हम बोलते हैं प्यार से आरओसी, मोहल्ले की आंटी, ऐसे कंपनी की आंटी है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, इसलिए इसको हमने आंटी नाम दिया है ना। हाँ टैक्स, अरे भैया लो टैक्स फोरम, नितिन सर ऑल्सो डू सो मैनी रिवोकेशंस, टैक्स फोरम सर, विनीत सर आपके साथ है बेटा है ना, सर को वेलकम करो, विनीत सर थैंक यू वेरी मच। हाँ जी विनीत सर आज गुस्सा है मुझसे, है ऐसा है, विनीत सर थोड़ा लेट पहुंचा मैं, हाँ घर लेट पहुंचा, मैंने कॉल किया फिर सेटअप लगाया। हाँ जी कोई नहीं आपको मना लेंगे गाइस, अगर विनीत सर को वेलकम करना टैक्स फोरम, विनीत सर, आयुषी थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करें, हाँ ये नलायक है सर सारे के सारे, अभी शांत होके बैठे हैं। हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए बेटा। तो बात करते हैं एप्लीकेशन टू आरओसी, आरओसी को एप्लीकेशन दोगे, फॉर्म नंबर कौन सा मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, फॉर्म नंबर है INC 12, INC 12। वेलकम, सबने वेलकम करना, नहीं सर अच्छे बच्चे ना, लायक नहीं बोलूंगा इनको, हाँ सबने वेलकम किया, वेलकम नितिन सर, वेलकम विनीत सर, वेलकम, हाँ नेवर माइंड सर, लव यू टू सर, थैंक यू। ठीक है टैक्स के किंग भुवन कह रहा, हाँ है बेटा सच में है, इसमें कोई दो संदेह की बात है। हाँ वैसे मैं टैक्स का बादशाह बोलता हूँ, पता मैं उनको, मैं टैक्स का किंग नहीं बोलता, विनीत सर को मैं टैक्स का बादशाह बोलता हूँ, नाम निकाला हुआ मैंने उनका। हाँ जी चले आइए, थैंक यू सो मच विनीत सर। गाइस तो INC 12 इज फॉर द एप्लीकेशन टू ROC फॉर सेक्शन 8 कंपनी, याद रखना नंबर 2। उसके बाद एक बार जब एप्लीकेशन दे देते हो तो नंबर आता है भैया कि पहले आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ड्राफ्ट तो करना पड़ेगा, तो बताओ ड्राफ्टिंग सेक्शन 8 कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए कौन सा फॉर्म है भाई, सिंपल INC 13। सीक्वेंस याद रखना, INC 13 इज फॉर, चार्ट बुक में शॉर्ट में ही लिखना भाई, शॉर्ट में ही लिखना, INC 13 इज फॉर ड्राफ्टिंग द MONAOA। उसके बाद INC 14 किसके लिए, अभी पूरी बात एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आया हमारे पास में क्या, तीसरा, कि भाई ये काम तो हो गया, अब ये डिक्लेरेशन क्या है, अक्सर बच्चे बोलते हैं डिक्लेरेशन क्या है। गाइस ये सेम वर्ड हमारी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में भी आएगा। डिक्लेरेशन बेसिकली एक प्रोफेशनल्स की साइड से होता है कि भैया कंपनी के अंदर जो भी सारे प्रेसिडेंटल जो पहले हो चुके हैं और इंसिडेंटल जो मैटर चल रहे हैं वो सारे कंपनी एक्ट को ध्यान में रखकर ही फॉलो किए गए, कंपनी बनाई गई है। हाँ जी हाँ राधा मोहन कह रहे थे विनीत सर आपकी ही वीडियो देख रही थी थोड़ी देर पहले, देखो विनीत सर कितना प्यार करते हैं बच्चे आपसे। हाँ जी तो डिक्लेरेशन बाय CA CS CM में या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, आई कैन यूज द वर्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं, किस बात का डिक्लेरेशन देंगे, किस बात का डिक्लेरेशन, दैट ऑल द मैटर्स, जितने भी सारे मैटर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो भी सारे प्रोविजन रिक्वायर्ड थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उन सबको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही फुलफिल किया गया इस बात के लिए, मतलब कंप्लायंस के रिगार्डिंग, शॉर्ट में वर्ड लिख लो कंप्लायंस के रिगार्डिंग। ये डिक्लेरेशन कंप्लायंस के रिगार्डिंग होता है। कंप्लायंस के रिगार्डिंग, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है सिंपल सी बात बेटा कि जो भी सारे प्रोविजन है उन्हें पूरा किया गया, तो पूरा करना वर्ड इज कॉल्ड कंप्लायंस, ठीक है। तो लॉ के प्रोविजन को फुलफिल किया गया, तो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर INC 18, INC 14। तो INC 14 इज दैट फॉर्म जिसके अंदर आपके पास में ये डिक्लेरेशन दिया जाता है। बताओ 12 13 14 क्लियर है, याद रहेगा, आगे आता हूं। अब बात करते हैं आगे, अब भैया ये भी हो गया, डिक्लेरेशन की बात भी हो गई, ठीक है। अब आया इसका सेक्शन 8 कंपनी को एक एस्टिमेशन देना पड़ता है अपने 3 साल के इनकम एक्सपेंडिचर का, मतलब एनुअल एक्सपेंडिचर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके सेक्शन 8 पार्ट से, कंपनी वाले पार्ट से, तो वो आपको बताना पड़ता है। और उसके अलावा INC 15 में भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कौन देंगे, ये देंगे बेटा आपके पास जो लोग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, मतलब मेंबर जो बनने वाले हैं। ये किस बात का डिक्लेरेशन देते हैं, ये इस बात का डिक्लेरेशन देते हैं कि भैया सिंपल सी बात, हमने आज से पहले पिछले 5 सालों के अंदर, सुनना क्या बोल रहा हूं, CA CS दे रहे हैं कि कंप्लायंस फुलफिल किए हैं। यहां पर जो मेंबर जो लोग कंपनी बना रहे हैं वो इस बात का डिक्लेयर करते हैं, वो भी कैसे, थ्रू कोर्ट एफिडेविट, थ्रू कोर्ट एफिडेविट, कि हम पिछले 5 सालों में किसी भी दूसरी कंपनी के फॉर्मेशन, उसके प्रमोशन और उसके मैनेजमेंट में हमने कोई भी गिल्टी पाए नहीं गए, दोषी नहीं पाए गए।
हम कॉन्विक्ट नहीं थे, हमने कोई गलती नहीं की, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिली हुई है, इस बात का क्लियर करना पड़ता है। तो पॉइंट क्या लिखो, नेक्स्ट इज कॉल, इसमें लिख लो 4, नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4, 4 इज कॉल, लिख लो डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन बाय वर्ड लिख लो प्रपोज्ड मेंबर, जो मेंबर बनेंगे प्रपोज्ड मेंबर। Instead of using the word person who are forming the company, you can use the word proposed member, जो फ्यूचर में मेंबर बनेंगे कंपनी के। ठीक है, क्या देते हैं, ये देते हैं भैया इस बात का डिक्लेरेशन, कौन सा, INC 15, इस बात का कि भैया हम पिछले किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन वाले पार्ट के अंदर दोषी पाए नहीं गए, गिल्टी नहीं पाए गए, इस बात का। ठीक है, थैंक यू। लो देवा ने भी बोला, विनीत से वेलकम, अब विनीत से शायद चले गए हैं। ओके चलो, नहीं गए तो हमें हेलो बोलेंगे सर, फिर प्यार से हेलो बोलेंगे हम भी। तो गाइस ये याद रखना, और इसके अलावा और लिखूं क्या, बचा हुआ इसमें और लिखते हैं। तो फिफ्थ कौन सा था, पांचवा है हमारे पास में एस्टिमेशन ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चार्ट बनाते रहो भाई लोगों, एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा कब का है, कितने सालों में काउंट करेंगे बताना मुझे, ये जो एस्टिमेशन है कितने सालों काउंट करेंगे सर, 3 सालों का। क्या अगले 3 सालों में क्या एस्टिमेशन है, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 सालों का याद रहेगा, अगले याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था हमारा किसके बारे में बेटा, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। डन 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 डन, देख लो इसको, 3 साल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ चेक करना लगेगा, तुम्हें प्रोविजन ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ू, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आया सेक्शन 8, कंपनी को लाइसेंस अप्रूव कौन करता है। तो जिस लाइसेंस की बातें हम लोग कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है अप्रूव, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो वर्ड है, जब ये एप्लीकेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद आएगा हमारे पास में अप्रूवल की बात। हमने पढ़ा भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है लाइसेंस को, और कंडीशन जो लगाना चाहिए वो भी लगा सकती है, रिमेंबर। तो याद रखना क्या करती है, वो इसे रजिस्टर करती है एज ए लिमिटेड कंपनी के रूप में। कौन करता है, वेरी गुड। तो लिखो हु अप्रूव दी लाइसेंस, तो आंसर है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे ग्रुप में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया था कि लाइसेंस लेने का और देने, रिवोक करने का अधिकार किसके पास में है ना। थैंक यू सो मच फॉर एग्जामिशन इन लास्ट अटेम्प्ट। कुणाल थैंक यू वेरी मच, कुणाल कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर फॉर एग्जामिशन इन लास्ट अटेम्प्ट। कुणाल यू डिजर्व दैट बेटा, यू डिजर्व दैट, है ना। मैं तो अपने कर्मा पूरा कर रहा हूं बेटा, मेहनत तो तुम भी कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। एट दी एंड बच्चे की मेहनत कौन मैटर कर रहा है, समझ रहे हो। रात भर तुम जाग के पढ़ाई कर रहे हो, रातों रात जागते हो, कितने सारे एफर्ट तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं, कितनी तुम्हें चीज स्किप करनी पड़ती है, तब जाके तुमने वो मेहनत का फल मिलता है बेटा। और ये बात मानना बेटा, मेहनत अगर जब करोगे ना तो फल पक्का मिलना स्वाभाविक है। तुमसे तुम्हारा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट कोई छीन नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कुणाल अगेन कांग्रेचुलेशन बेटा, है ना। आइए तो नेक्स्ट वन इज अप्रूवल में कौन है, लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी में ग्रांट। यहां पे ना वर्ड यूज किया मे का मतलब है कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, इसलिए ध्यान रखना, है ना। जस्ट केम हियर टू से दैट, बाय बाय कुणाल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो सीजी में ग्रांट क्या करेगी, लाइसेंस, सीजी में ग्रांट लाइसेंस ग्रांट करती है, ठीक है। एंड इसमें लिख लो एंड ऑल्सो क्या कर सकती है, लाइसेंस के साथ में एंड कैन ऑल्सो इम्पोज, और वो चाहे तो इस लाइसेंस को देने के रिगार्डिंग कुछ कंडीशन भी लगा सकती है। कैन ऑल्सो इम्पोज कंडीशंस, कौन सी कंडीशन, एज सीजी डीम्ड फिट, जो सीजी को सही लगेंगी, मतलब खुद की मर्जी है, हाँ जो उसका मन करेगा वो करेगी भैया। तो सीजी ग्रांट लाइसेंस ग्रांट करती है और वो कंडीशन को भी इंपोज करने का अधिकार रखती है, ये उसके बाद अधिकार दिया गया। इट्स ऑल अबाउट अप्रूवल कौन कर रहा है। आगे बढ़ो, चले आगे आते हैं, आओ 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 अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रेवोकेशन। तो रिवोक करने का अधिकार किसके पास है भाई, सीजी के पास में। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, हमारे कंसेप्ट अपने जाना कि रिवोकेशन का अधिकार भी सीजी के पास है, बट रिवोक होता है कब कब, सुन लो और चार्ट में शॉर्ट में लिखोगे क्योंकि कंसेप्ट में पूरा पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। हाँ जी,
सर मैंने रिवीजन लेक्चर देखा था आपका, थैंक यू वेरी मच कुणाल, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा बहुत सुन के मेरे को। नेक्स्ट इज कॉल ग्राउंड्स ऑफ रेवोकेशन। सिंपल सी बात भैया, अगर सेक्शन 8 कंपनी के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है उनका कॉन्ट्रावेंशन हुआ, सीजी लाइसेंस छीन लेगी आपसे। नंबर 2, अगर आपके पास में कॉन्ट्रावेंशन विद एनी कंडीशन, लाइसेंस का जो कंडीशन लगाई जाती है, अगर लाइसेंस फुलफिल नहीं की, छीन लेगी लाइसेंस आपसे। उसके अलावा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलते हो, लाइसेंस छीन, क्योंकि सिंपल सी बात, जिस पर्पज से कंपनी बनाई गई उसमें मिसकंडक्ट करोगे, फ्रॉड करोगे, भैया लाइसेंस छीन लिया जाएगा आपसे। उसके बाद में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का वायलेशन, को सिंपल सी बात पढ़ा था, सेक्शन 8 कंपनी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और काम करोगे तो क्या है, सिंपल सी बात, लाइसेंस को रिवोक करने का अधिकार रखती है। या फिर ऐसा कोई भी मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, वो भी उस केस में भी लाइसेंस छीन लिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखो कौन सा, लाइसेंस को रिवोक करने का अधिकार कब कब है, हम तो वैसे लिखेंगे चार्ट बुक के तो आओ। नंबर 1 इज कॉल, कब होता है लाइसेंस, लिखो सीजी, सीजी में रिवोक, रिवोक का मीनिंग क्या होता है, वापस लेना, याद है, रिवोक द लाइसेंस, सीजी लाइसेंस रिवोक कर सकती है। इसको थोड़ा और छोटा बनाएंगे, तो रिवोक कब करती है, लिख लो। नंबर 1, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। नंबर 1 शॉर्ट में लिखते हैं, पहला लिखो कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन किसका, ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन लिखे गए हैं, जो प्रोविजन लिखे गए हैं उनका कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो। नंबर 2, या फिर किसी, शॉर्ट में लिख लो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हो, या फिर आप जिस पर्पज के लिए बनाए गए थे तो वो लिखो वायलेशन या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर अपने ऑब्जेक्ट को आप वायलेट करते हो तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस केस में भी। और यार एक बात है ना लाइक को, यूट्यूब पे सेशन लेने का मेरा ये पर्पज एक ही चीज का है, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये मेरे जो हमारे पेड बच्चे उन्होंने कहा था, रिकमेंड कहा था करना सही वाला। लेकिन अगर आप यहां पे लाइव पे नहीं आएंगे तो मैं पूरे सेशन शिफ्ट कर दूंगा जूम के ऊपर हमारे पेड बच्चों, ठीक है, ऐसा मत करो इसलिए। ओके, तो चुपचाप बैठ के अपना पूरा बनाओ प्रॉपर, क्योंकि तुम्हारी पूरा सिलेबस का करवाने वाला हूं, मैं बोल चुका हूं आप लोगों को मैं, है ना। ओके, तो लाइसेंस रिवोक होने की कंडीशन कौन सी, ये वाला। अब बताओ कौन लाइसेंस करता है, सीजी रिवोक कर सकता है। इसके बाद में अब बताओ और क्या कर सकता है सीजी, भाई सीजी के पास में ये पावर तो है, तो सीजी अगर आपके लाइसेंस को रिवोक करती है तो याद रखना ऐसे केस में दो और चीजें हैं। लाइसेंस को रिवोक करने के साथ साथ में वो आपके बिजनेस को दो काम कर सकती है, या तो सेक्शन 8 कंपनी को बंद भी कर सकती है, या सेक्शन 8 कंपनी के बिजनेस को अमलगमेट कर सकती है किसी दूसरी कंपनी के अंदर, मतलब दूसरी कौन सी, सिमिलर नेचर की कंपनी को। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा था अमलगमेशन करने का अधिकार भी है और वाइंड अप करने का अधिकार भी है। तो लिखो इसमें शॉर्ट में लिखो नंबर टू। और क्या है सर, सीजी में ऑर्डर, वो ऑर्डर पास कर सकती है। किस बात का ऑर्डर है भाई, दो बात का ऑर्डर है। वो चाहे तो अगर किसी कंपनी में ऐसी कोई भी एक्टिविटी मिलती है तो उस केस के अंदर सीजी क्या कर सकती है, दो चीजें लिखो। पहला कौन सा है, ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, धंधा बंद करवा देगी, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कॉल, या आपके बिजनेस को अमलगमेट कर देगी। अमलगमेट का मतलब आपके बिजनेस को उठा के किसी और को दे देगी, किसको, अमलगमेशन ऑफ, अमलगमेशन विद, या अमलगमेशन कर देगी किसके लिए बेटा, टू सिमिलर नेचर कंपनी। आपकी कंपनी की असेट्स को उठा के किसी को दे देगी, सिमिलर नेचर सेक्शन 8 कंपनी। जो बिजनेस तुम्हारा था वही बिजनेस किसी और का मिलेगा, उसके साथ में अमलगमेट भी कर सकती है। दूसरा, अब जब बंद करेगी तो उस केस में जो पैसा तुम्हारी असेट से आता है, बताना बेटा मुझे, पूछता हूं चलो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को वापस ले लेती है, रिवोक कर लेती है, उसे बंद करने के लिए बोल देती है, तो जो कि संपत्ति से आया हुआ पैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी बेचने से पैसा आएगा, वो पैसा कहां पर डाला जाएगा, किस फंड में डालते हैं बताना मुझे।
सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर सुन लो ना को, एडवांस प्रोविजन चल रहा है, मिस मत करना इस पार्ट को। बताओ सेक्शन 8 कंपनीज अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी को बंद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में उसकी जो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज होता है, उस पैसे को कौन से फंड में डाला जाता है? सर हमें याद है, कौन सा था बेटा? बंद करने के केस में याद रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, इनका कौन सी छोटे बोलते हैं आईबीसी। आपके फाइनल के अंदर पढ़ाऊंगा ये पूरा पार्ट, देयर इज सेपरेट एक्ट, ये आपके फाइनल में सेपरेट एक्ट है आईबीसी करके। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, बंद हो रहा है भैया, बैंक्रप्ट हो गया, उस केस के अंदर आपका फंड जो पैसा है वो कहां जाएगा? तो पॉइंट ये है, याद रखना आपके पास एक्ट है अलग से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपके पास एक्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भैया फंड कहां कहां पे, इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो उस केस में दूसरा, या बैंक्रप्ट तो क्या करोगे? तो याद रखना आपका ये पैसा कहां जाता है बेटा? कल लिखा किसी ने? नहीं लिखा, नालायको, इसलिए कहता हूं चार्ट बुक करने और रिकॉल होगा तुमको। तो लिखो एंड एनी अमाउंट रियलाइज, और कोई भी पैसा जो रियलाइज होगा प्रॉपर्टी से, रियलाइज शुड बी ट्रांसफर टू आईबीसी फंड। आईबीसी फंड, वो आईबीसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कब के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर ऑर्डर बंद करने का है तब। ऑर्डर बंद करने का नहीं है तो सेकंड पार्ट किसका है कि वो आपके धंधे को अमलगमेंट कर देगा भैया। अगर मान लो मैं अभी बच्चों के गरीब बच्चों के लिए सेक्शन 8 कंपनी खोल रखी है मैंने कि भैया जो ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम वाले बच्चे, उनके लिए काम कर रहा हूं, तो अगर मैंने कोई फ्रॉड किया तो जो सिमिलर एक्टिविटी कोई और कंपनी कर रही होगी उसको मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगी, धन ट्रांसफर कर देगी। ध्यान रखना ये राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बेटा। बताओ बेटा क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? तो यहां पर हमारा सेक्शन 8 कंपनी का चार्ट भी बन चुका है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट। बताओ बताओ बताओ, चले आ जाए आगे, आओ। ये क्लियर है गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है मेरे पे जो अक्सर पूछते हैं, जब क्लास देख लेते हैं ना पूरी, जो रिकॉर्डिंग क्लास मिल रखी है, तो पूछते हैं सर कि कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग हमें एक डाउट है। मतलब क्या डाउट है? डाउट ये है सर कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आज भी जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजन लिखे हुए पुराने लिखे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इसको इतने पूरा अपडेट करने में लगे हुए हैं, बट अभी पूरा हुआ नहीं है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वहां पर अभी भी फिजिकल मोड की बात की गई है, ठीक है, जबकि एक्चुअली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन फिजिकल मोड में नहीं होता। और एज पर द अमेंडेड पार्ट, जो अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी पढ़ना है वो लिखना है एग्जाम में, वो हमें नया वाला लिखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्लास में भी नया वाला ही लिखवा है, आपको बुक में भी नया वाला ही दिया है, ठीक है। तो नया वाला ही फॉलो करना है, ओके, क्योंकि अभी अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा बनेगा, ये हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं हमारे पास कौन सा, इनकॉर्पोरेट कंपनी। लिफ्टिंग वाला पार्ट पूरा हमारा हो चुका है पहले, है ना, ओके। अब आते हैं आगे। तो हेडिंग बनाओ, लिखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हेडिंग बनाओ और लिखो बेटा द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक मेंशन करो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से फॉर्म सबमिट होते हैं। अब एक चीज जानो यहां पे ध्यान से, हाँ सर हमें याद है, अजाइल प्रो याद है, कुणाल कह रहे हैं कुणाल मेरे को बड़ी अच्छा खुशी मिल रही है, सीरियसली लग रहा है अभी तक याद है अजाइल प्रो वाला पार्ट। कुणाल थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच, यू आर ब्रिलियंट। अब बेटा तू सीए में पक्का बन गया, मेरे को मैं आज तथास्तु दे रही, आशीर्वाद आशीर्वाद, है ना, पक्का बेटा, माय ब्लेसिंग इज विद यू। हाँ सब बनेंगे जितने बैठे सारे सारे नालायक को। चलो तो बात करते हैं गाइस, मेरा पहला पॉइंट मुझे बताओ, हम इसकी चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं टॉपिक को, क्लास में पूरा लिखवाया था मैंने इस पार्ट को। बताना मुझे इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, मतलब कंपनी के का जो इनकॉर्पोरेशन है इससे पहले कुछ और भी होता है या यही पहला स्टेप है? टेल मी गाइस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में क्या यही पहला स्टेप है, इससे अलावा भी कोई और होता है? टेल मी। राधे मोहन, सौमित्रा, लर्न बिजनेस, भुवन, आयुषी, समीर, कुणाल, प्रज्ञा, देवरत, सेल्फनेट, निधि, बोलो बेटा बोलो, क्या ये पहला है सेकंड है? नहीं सर, इससे पहले भी होता है। वेरी गुड, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, एग्जैक्टली। इससे पहले कौन सा है? प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशनल, प्रमोटर की बात करते हैं ना, वो वाला पार्ट। वेरी गुड, तो लिखो इनकॉर्पोरेट कंपनी कौन सा बोलेंगे, लिखो इज अ सेकंड स्टेप।
ये क्या है बेटा, ये है सेकेंडरी स्टेप। वेरी वेरी गुड। तो इज ए सेकेंडरी स्टेप। इसके बाद है आफ्टर प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद प्रोमोटर तो सारे काम करते हैं ना, एमओए बनाओ, एओ बनाओ, प्लेस ढूंढो, बिजनेस कहां करोगे, धंधा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज कहलाती है प्रमोशनल एक्टिविटीज। जो करता है उन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स। याद रहेगी बात? एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ कुणाल, कुणाल इज ए प्रोसेस। हाँ, नेम रिजर्वेशन, ऑब्वियस बात है बेटा। प्रमोशन के टाइम पे आप सिस्टम चालू करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है बेटा। एक्चुअली जब आप सबमिट करना चालू करते हो उसी के बाद फॉर्म खुलता है आपके पास में, है ना? हाँ, अरे वाह कुणाल, कुणाल सब याद है कुणाल, वेरी गुड बेटा। को तुम देख लो, सीख लो उससे। लॉ में एग्जामिशन आई उसके इंटर के अंदर और उसे अभी तक सब कुछ याद है। मैं इसलिए बोलता हूं सिर्फ एग्जाम देने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज रहेगी तो एग्जाम तो वैसे भी बढ़िया होने वाला तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ चलो आगे आते हैं। कल को तुम भी किसी के सीनियर बनोगे बेटा, है ना? हाँ जी, चलिए तो देखो बेटा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। नोट करें, नोट करते हैं। तो बात आई भैया स्टेप्स की। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को लेके? बताओ बेटा बताओ, पहला स्टेप क्या याद है तुमको? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला स्टेप, क्या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आज फिजिकल मोड में हो रहा है कि जाओ भैया इलेक्ट्रॉनिक मोड है ही नहीं, ऐसा है? नहीं भैया, भारत डिजिटल बन चुका है तो मोड भी वही है। तो फर्स्ट नंबर, स्टेप नंबर 1 लिखता हूं। तो स्टेप नंबर 1 चार्ट फॉर्म में बना रहा हूं, क्लास में फॉर्मेट मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखवाया था इसको। स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट क्या करना पड़ेगा? वेब ऑप्टिमाइज फॉर्म या वेब बेस्ड फॉर्म। वेब बेस्ड मतलब वेबसाइट पे जाके, वेब www है ना? हाँ क्या सर, आपसे जो पढ़ेगा उसमें से लो से प्यार हो जाएगा। कुणाल, कुणाल तो इमोशनल कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तो वेब बेस्ड कौन सा, वो कब कहेंगे कुणाल का चैट पढ़ रहा हूँ बार बार, नालायक सारे नालायक है बेटा। वेब बेस्ड कौन सा? एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर बताओ भाई, एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर बताओ। ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर, हमने याद है, कौन सा सर? स्पाइस प्लस INC 32, स्पाइस प्लस INC 32। और नायको सुन लो, कुणाल तुम भी सुन लो इस बात को, तुम पढ़ रहे हो इस टाइम पे। फाइनल में आपके पास कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो आपने इंटर में सीखा है वही डिट्टो सेम वहां पे है। इवन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, टाइप ऑफ कंपनी, सब कुछ ये वहां पर डिट्टो कॉपी है, ध्यान रखना, डिट्टो का डिट्टो। वेरी गुड। तो कौन सा है? स्पाइस का मीनिंग क्या था? स्पाइस का फुल फॉर्म होता है भैया कौन सा? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। तो एस फॉर सिंप्लीफाइड, पी फॉर कौन सा? परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट, और आई फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, सी फॉर कंपनी, और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली। रिमेंबर? अब बताओ कितने फॉर्म में होता है? स्पाइस प्लस INC 32 कितने पार्ट में सबमिट होता है? कितने पार्ट में सबमिट होता है? एक हिस्सा, दो हिस्से हैं इसके? दो हिस्से। तो पार्ट ए इज फॉर नेम रिजर्वेशन, पार्ट बी इज फॉर अदर एप्लीकेशंस। रिमेंबर? ओके। तो पार्ट ए में क्या क्या आता है और पार्ट बी में क्या क्या आता है, ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है, और तुम्हारी क्लास में पूरा लिखा भी हमने इस पार्ट को। देखो ध्यान से। तो कंपनीज के स्टेप फॉर्म फुलफिल करने के लिए नंबर 1 स्टेप क्या है? वेब बेस्ड फॉर्म भरो। फॉर्म नंबर ये रहा 32, दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट में नेम रिजर्वेशन करोगे, 1000 रुपए की फीस है, और भैया 2 नेम 20 दिन के लिए। क्या बोलोगे? याद कर लो, याद कर लो, 1000 रुपए की फीस, 2 नाम 20 दिन के लिए। पार्ट नंबर बी के अंदर उन्हीं 20 दिनों में अगर आप चाहते हो आपके दोबारा 1000 रुपए ना लगे तो उस केस के अंदर आप उसी 20 दिनों के अंदर नेम रिजर्व करने के बाद, 2 नेम रिजर्व करने के बाद में अब आप बताओगे भैया कि मेरे को कौन सा नेम मैंने रिजर्व किया और मेरा फाइनल नेम कौन सा है। तो एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन की फाइल कर रहा हूं मैं। उसके बाद में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जितने मेंबर्स हैं, प्लेस कहां, प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या ऑब्जेक्ट, सब इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे अपने किसके? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर के लिए एप्लीकेशन, सारी क्या है सब पढ़ चुके हो। ऑल दीज आर एप्लीकेशंस।
ऑल दीज आर एप्लीकेशन। भैया इतना एडवांस हो चुका है ना फॉर्मेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसी ने इतना एडवांस कर दिया भाई, इतना एडवांस कर दिया कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट कंपनी के रिगार्डिंग आप उसके पोर्टल पे ही भर लेते हो। इट्स ए सिमिलर काइंड एग्जांपल, आप जैसे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते हो ना, सेम वही तरीका यहां पर भी होगा। एक फॉर्म भरोगे फिर सेकंड फॉर्म खुल जाएगा, सेकंड सबमिट करोगे थर्ड फॉर्म खुल जाएगा, चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर, टैन नंबर और 3 डायरेक्टर के नंबर, ये आपको इस 1000 रुपए में मात्र मिल जाता है। तो पहला क्या लिखते हैं, पार्ट ए किसके लिए बेटा, याद करो, पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन करेंगे सर हम। नेम रिजर्वेशन की फीस कितनी है भाई, 1000 रुपए। सिर्फ इसके लिए नहीं, पार्ट बी के लिए भी है। तो भैया नेम रिजर्वेशन पार्ट क्या क्या है, पहला नंबर 1 क्या है, कितना पैसा, कितने दिन और कितने नेम्स, 3 बातें लिख लो। तो बोला भैया कितने, 2 नेम रिजर्व कर सकते हो। एज यू नो, पढ़ाया था, कैसे बोला था मैंने कि जब आप नेम रिजर्व करते हो तो नेम रिजर्वेशन, नेम चेक करने की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे नेम चेक कर सकते हो, वहां पे आप ऑप्शन होता है, ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी, पार्ट 2 में दिन बैंक अकाउंट, हाँ वगैरह जो, हाँ कुणाल नहीं बेटा, फॉर्म आ जाओ, उसको अकॉर्डिंग चलते रहते हैं हमारे पास। फॉर्म सबमिट किए उन्होंने प्रॉपर्ली, हालांकि अभी जो चेंजमेंट्स आए हैं उस पर थोड़ी चीजें, लेकिन चेंजमेंट भी आपको पढ़ना है, करंट नहीं पढ़ना आपको, है ना। हाँ बता रहा हूं बेटा, टैग बोवन एक्सप्लेन क्या करने लायक उस पार्ट को। 2 नेम, ₹1000 की फीस, 1000 रुपए की फीस फॉर 20 डेज, 20 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए 1000 रुपए की फीस में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। वो अजाइल प्रो में पढ़ोगे बेटा, कुणाल याद रखना, ओके। हाँ 2 नेम, कितने मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम है लिमिट, 2 नेम, 1000 रुपए की फीस 20 दिन के लिए। पार्ट बी में जो है हमारे पास में, पार्ट बी में अब आप करोगे, अपने पास आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो नाउ यू कैन अप्लाई, यहां भी सारे को समझना, ये सारे स्टेप कंपनीज के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए है मेरे भाई। सारे स्टेप किसके लिए, एप्लीकेशन सबमिट करो सरो करो करो, क्या है नंबर, नेक्स्ट लिखो। अगला कौन सा, तो पहला कौन सा हमारे पास में, कि जो आपने नाम रिजर्व किया उसकी एप्लीकेशन चूज कर लोगे भैया, कि हमने जो नाम रिजर्व किया हम इसी नेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर आप अपने पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। जो हमें डॉक्यूमेंट है, मतलब इन शॉर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज मेंबर, प्रपोज डायरेक्टर्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, सब इंफॉर्मेशन यहां सबमिट करोगे अलोंग विद देयर एड्रेस, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी आप पार्ट बी में सबमिट करते हो। थर्ड मैंने बोला टैन, अभी बू ने पूछा टैन क्या है, टैन बेटा टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, मीनिंग समझना, मीनिंग समझ में आ रहा है कैसा, कौन सा नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अब बात समझना, नॉर्मली एक बात समझ, हम बात कर रहे हैं जो आप पढ़ते हो ना, जीएसटी आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका एक सेपरेट अकाउंट नंबर है किसका, कि जो भी पैसा इसके पास में आ रहा है, जो पैसा इसके पास रिसीव हो रहा है उस पर भी टैक्स लगता है ना बेटा, समझ रहे है ना। तो उसके लिए उसको अलग से नंबर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टैन नंबर बोलते हैं उसको। अगला इसके बाद सेम कंपनीज के लिए कौन सा, पैन नंबर, कंपनी का खुद का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, रिमेंबर पैन नंबर। फिफ्थ इज कॉल्ड 3 दिन अप्लाई करने की पावर है, मतलब 3 डायरेक्टर्स के आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस ये वाला पार्ट किसका हमारे पास में, ये 5 तरह की एप्लीकेशन आपको यहां पर मात्र 1000 रुपए में मिल जाती है। अब दूसरा पार्ट याद रखना कि आपसे पूछा गया, अगर मान लो एग्जांपल मैं पूछता हूं, नेशनलिटी पूछ, बच्चे पूछते हैं किस तरह का, अगर 20 दिन पूरे निकल गए तो, अगर मान लो विद इन 20 डेज हमने पार्ट बी सबमिट नहीं किया, विद इन 20 डेज अगर हमने पार्ट बी सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, 1000 रुपए और लगेंगे तुम्हारे, मतलब दोबारा से 1000 रुपए लगाओ, जो फर्स्ट नेम रिजर्व कर चुके हो अब दोबारा से आप अपने नेक्स्ट फॉर्म को सबमिट करोगे, बट 20 दिन में नहीं किया फिर नाम चेक करो और आगे बढ़ो उसके बाद में, ऐसा होता है। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है, टन 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 टन, ओके चलो आगे आता हूं। नंबर आया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे आता हूं मैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, बताओ भैया स्टेप नंबर 2 क्या है। ये सारा काम होने के बाद में अब अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप क्या आएगा सर, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो भी कौन से वाले, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले,
कौन से वाले? यस सर। कौन से वाले आएंगे? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। तो लिखो कौन सा है। ये हो गया पूरा, आगे आता हूं। नंबर 2 इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए। अब कोई मुझे बताएगा, आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए कब सबमिट करना होता है, बताना मुझे। इलेक्ट्रॉनिक एमओए और इलेक्ट्रॉनिक एओए कब सबमिट करना पड़ता है? बोलो बोलो बोलो। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक एमओए एओए आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए कब सबमिट करना पड़ता है? सर अगर किसी कंपनी के अंदर मेंबर्स की जो नंबर सब्सक्राइबर हैं वो 7 या 7 से कम है, याद रखना 7 है उससे कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक एमओए भरना पड़ता है। लेकिन 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 अगर आपके पास में 7 से ज्यादा है तो वहां पर है रिक्वायरमेंट फिजिकल एमओए की। फिजिकल बनाओगे एमओए, बनाओगे, स्कैन करोगे, सबमिट करोगे। 3 बातें हैं, बनाना है, स्कैन करना है, सबमिट करना है, 3 चीजें करनी पड़ती है। ओके आगे आता हूं। तो कौन सा भैया? स्टेप नंबर 2 इज कॉल्ड, स्टेप नंबर 1 क्लियर है बेटा? बताना मुझे। नोट कर लिया, चार्ट बना लिया, आगे आओ। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 कौन सा है? बोला भैया अब क्या करें? बोला कुछ नहीं। स्टेप नंबर 2 बताता है हमारे पास में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक एमओए सबमिट करना पड़ेगा। लिखो लिखो, सबमिट ई एमओए एंड ई एओए। सबमिट ई एमओए और ई एओए। ई डिनोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? INC 33, 34, 33, 32 तो हो गया हमारे पास में। ये कौन सा है? 33 एंड 34। INC 33, INC 34 कब एप्लीकेबल है? लिख लो इसके बारे में, यहीं पे लिख लो कब एप्लीकेबल है। चार्ट एक सीक्वेंस में होना चाहिए बेटा। देखो एप्लीकेबल फॉर 7 मेंबर्स। कंपनी में अगर 7 मेंबर है तब तक के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फॉर 7 मेंबर्स, दैट मीन सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जाने रखना। 7 लोग हैं तब तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक एमओए सबमिट हो सकता है। लेकिन 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 अगर किसी कंपनी के अंदर 7 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो क्या होगा? तो लिखो, बट इफ मोर देन 7, क्या बोलूंगा? इफ मेंबर, बट अगर 7 से ज्यादा मेंबर हुए तो, बट इन केस ऑफ, बट इफ मोर देन 7, अगर 7 से ज्यादा मेंबर हुए तो बताओ, याद करो क्या पढ़ा अभी, ये भी पढ़ा और कंसेप्ट भी पढ़ रखा आप लोगों ने। क्या होता है उस केस में? वेरी गुड। क्या होता है सर? उस केस में फिजिकल बनाएंगे। तो लिखो फिजिकल एमओए एंड एओए, फिजिकल एमओए एंड एओए। क्या कोई ये पूछेगा, ये कोई बताएगा मेरे को? तुम बताओ चलो, कि फिजिकल एमओए बनाओगे कहां से? कल को मान लो एग्जांपल तुम्हें बनाना पड़ा, लेट्स सपोज कल को आप ही लोगों को अपने किसी क्लाइंट के लिए फिजिकल एमओए एओए रेडी करना हुआ, तो कहां से चेक करोगे बेटा? कहां से देखोगे? तुम्हें नहीं पता क्या क्या लिखना है, तुम्हें फॉर्मेट नहीं पता, ये फॉर्मेट तुम्हें कहां मिलता है? अब आएगा मजा, बताना मुझे। अगर आपको भुवन, प्रज्ञा, आयुषी, लर्न बिजनेस, बताओ ना यारो, अगर तुमको नहीं पता कि क्या क्या भरा जाएगा, क्या फॉर्मेट है, तो क्या कोई फॉर्मेट भी दिया गया हमको? बोलो बोलो बोलो, क्या हमको कोई फॉर्मेट भी दिया गया है? यस और नो? दिया गया है सर, दिया गया है। जब आपने हमारी का पास में हम एमओए की क्लास करते हैं सर, तो वहीं पर हमने फॉर्म भी पढ़े थे, वहीं पर हमने फॉर्म भी पढ़े थे। ABCDE याद आया? ABCDE, ABCDE एमओए के फॉर्मेट के लिए कौन सी टाइप की कंपनी के लिए कौन सा फॉर्मेट देखना है। चाहो तो डायरेक्टली कॉपी कर लो, वही छाप दो, अगर चेंज करे चेंज भी कर सकते हो। दूसरा, हाँ एमसी के पार्ट में लिखा हुआ है सेम आर्टिकल्स में, इसके आगे FE के बाद FGHIJ याद आया? तो उसमें 5 तो 5 टाइप की कंपनी, 5 टाइप के फॉर्म हमारे पास है। ये फॉर्म मतलब ये फॉर्मेट्स है बेटा, ये फॉर्मेट है। तो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एमसी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कौन से फॉर्मेट को फॉलो करेगी एमओए के लिए? भैया टेबल ए को फॉलो करेगी। रिमेंबर, ये टेबल मतलब इट इज काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेट दिए हुए हैं पहले से बने बनाए कि कैसी कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ओके आओ इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके बाद पहले ये खत्म करते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है गाइस? बना लिया चार्ट? तो अब आया हमारा स्टेप नंबर 2 में हमने कर लिया स्कैन। सब क्या करेंगे? तो फिजिकल एमओए क्या होगा? 3 बातें लिख लो सर। इट शुड बी स्कैन, पहले क्या होगा? प्रिपेयर, बनाओ,
स्कैन करो, स्कैन करो और सबमिट कर दो। तो 3 रिक्वायरमेंट्स है, 3 रिक्वायरमेंट है। बड़ी कर देता हूं, देख। डन डन डन। तो कब के लिए बोला बेटा? स्टेप नंबर 2, इट इज स्टेप नंबर 2, सबमिट द MON AOA। स्टेप नंबर 2, सबमिट द MON AOA। दूसरा फॉर्म नंबर INC 33, 34। और क्या इसके बाद में 7 नंबर तो एप्लीकेबल है, लेकिन 7 से ऊपर है तो फिजिकल बनाना पड़ेगा, याद रहेगी। आगे आते हैं। सुमित्रा वेलकम बेटा। अगला पार्ट कौन सा बेटा? स्टेप नंबर 3। अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप कौन सा है? अब भैया सेम प्रोसेस। और एक बात याद रखना, जो प्रोसेस तुम यहां पर इनकॉर्पोरेशन का पढ़ रहे हो और जो क्लास में लिखवाया है सेम, गाइस याद रखना ये कॉमन फॉर्मेट लिखवाया है मैंने। मतलब अगर कंपनी आपके पास ओपीसी आ गया तो ओपीसी में क्या करोगे, जो वहां पर स्टार्टिंग में INC 32 लिखा था उसके साथ में आएगा INC 2 और लिख दोगे। 2 मतलब किसके लिए? इज फॉर नॉमिनेशन क्लोज। याद आ गया? याद आ गया। ऐसे ही सेक्शन 8 की बात आई तो जो लाइसेंस वाले प्रोविजन थे सेक्शन INC 12 याद है अपने पास में, वो वाला पार्ट वो मेंशन कर दोगे, है ना। आ गया प्रज्ञा, वेरी गुड बेटा। तो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। तो नंबर 3 इज कॉल्ड अजाइल प्रो। वेरी गुड, अभी आया था नाम अजाइल प्रो। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है अजाइल प्रो। वेरी गुड बेटा प्रज्ञा। हाँ, INC 35, INC 35, INC डिनोटिंग इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 35। तो अजाइल प्रो का कोई सीक्वेंस फॉर्मेट नहीं है, बताया था मैंने, है ना। रात को किसी ने बैठा और दिमाग लगाया कि क्या फॉर्मेट बनाओ, तो ऐसी कोई फुल फॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, बट ऐसे रैंडम है कि G is for GST ऐसे उठा लिया अपने पास में। एग्जांपल P is for प्रोफेशनल टैक्सेशन ऐसे बना लिया। तो 5 तरह के आपके पास ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहां पर। कौन कौन से पढ़े थे आप लोगों ने? फर्स्ट GST के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, ESIC एम्प्लॉइज याद है अपने पास, इवन हमारे सिलेबस में इसका अलग से एक्ट भी ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस। उसके बाद बैंक अकाउंट अप्लाई करना है तो बैंक अकाउंट की सर्विस भी एमसीए ने अपने पोर्टल पे ही दे दी आपको अपने पोर्टल पे दे दी। तो GST नंबर, ESIC, EPFO और बैंक अकाउंट, और इसके अलावा अपने प्रोफेशनल टैक्स की, अगर आपकी कंपनी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देती है तो उस केस में प्रोफेशनल टैक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आपको ये मत सोचना कि भैया ये 5वें करने पड़ते हैं, नहीं, जो 5 में रिक्वायरमेंट है, जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो वाला सबमिट करना होता है। जो नहीं करना उसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, आओ तो लिखो बेटा कौन सा अपना अगला पार्ट। स्टेप नंबर 3, फॉर्म नंबर कौन सा भाई? फॉर्म नंबर INC 33, 34 क्या था? EMOA EAOA, रिमेंबर। फॉर्म नंबर INC 35, INC 35। ये सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली। तो कौन सा क्या क्या लिखना पड़ेगा? INC 35 लिखो। क्या नाम है इसका? अजाइल प्रो। अजाइल प्रो। अजाइल प्रो के अंदर क्या मिलेंगी आपको? मिलेंगी 5 एप्लीकेशन। यू कैन अप्लाई फॉर 5 थिंग्स। द कंपनी कैन अप्लाई फॉर 5 थिंग्स। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? शॉर्ट में लिखो चार्ट के अंदर। फर्स्ट इज कॉल यू कैन अप्लाई फॉर GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST बोलते हैं इसको, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, रिमेंबर। नंबर 2 इज कॉल, नंबर 2 GST नंबर हो गया। नंबर 2 इज कॉल आप अपने बैंक अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहां पर प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी कंपनी किसी प्रोफेशनल सर्विस को देने के लिए बनाई जा रही है। उसके अलावा आप यहां पर अपने पास में EPFO के लिए भी अप्लाई, EPFO और ESIC हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, एज यू नो दिस इज EPFO। ये 5 तरह की एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इट इज एन एप्लीकेशन फॉर्म गाइस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो INC 5 के अंदर अपने पास में ये आप सबमिट कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है? क्लियर तो क्या तुम्हें क्लियर तो पहले से ही है, याद कर रहे हो अभी, ठीक है। डन। अब आता हूं आगे। तो 33, 34, 35 डन है गाइस। 32, 33, 34, 35 आगे बढ़ो। आगे हाँ, लर्न कर रहे हैं MCA तो एडवांस टेक्नोलॉजी निकली बेटा। लर्न बिजनेस लगातार मिनिस्ट्री काम कर रही होती है और एडवांसमेंट अभी और भी लाए जा रहे हैं, पता है।
जो चीजें बाहर से डिपेंडेंसी वाले पार्ट खत्म, इसीलिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आज के दिन बड़ा आसान हो गया है। रिमेंबर, आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नहीं भागना पड़ता। ये हो गया, ठीक है। आगे आगे अब आया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कौन सा? स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 है भैया हमारे पास में। अब आएगी इनकी डिक्लेरेशंस। कॉमन याद रखना, जो रिक्वायरमेंट इन कंपनीज में, सारी रिक्वायरमेंट सभी कंपनीज में पड़ती हैं। फर्क इतना कि ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी में थोड़ा डिफरेंट करते हो। ओपीसी में आईएनसी 2 डाल दोगे, उसमें सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस वाला फॉर्मेशन डाल दोगे, और कुछ नहीं। आगे बढ़ो। तो स्टेप नंबर 4 पे आता हूं। सर, जो आपने क्लास में कराया क्या हमें वही लिख के आना? एग्जैक्टली वही लिख के आना है। नोट्स में भी मैंने वही दिया एज इट इज आप लोगों को, जो एग्जाम में डिटो लिख के आना है। रिमेंबर, जो समझना है, देखो सिंपल सी बात है ना गाइस। द बेस्ट थिंग क्या होती है? अच्छे नोट्स किसको बोलते हैं बताओ ना? उसको बोलते हैं कि जो पढ़ाया गया, जो पढ़ा, जो समझा, जो लिख के प्रैक्टिस किया, वही एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन के आंसर के अंदर। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ना गाइस, है ना? हाँ, सीरियस, मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, पहले बोल रहा हूं, मैं कंसेप्ट चार्ट पढ़ा रहा हूं। कंसेप्ट हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं। रिमेंबर, इनके पास क्लासेस हैं, पूरी क्लासेस देख चुके हैं, क्लास देख रहे हैं, साथ साथ में वहां पे क्लास देख रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, और यहां पर वो चार्ट बना रहे हैं। रिमेंबर, ओके, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि मैं इस चार्ट सेशन को यूट्यूब लाइव पे कितना लंबा रखूं। इट ऑल डिपेंड्स कि पूरा करवाऊं, ये तब तुम पे डिपेंड करता है भाई। सिंपल सी बात है, योर डेडिकेशन। हमारे बच्चे तो बहुत शानदार है, वो कर लेंगे। ओके, आइए अब आई बात हमारे पास नेक्स्ट कौन सी? स्टेप नंबर 4। हम तो सारे आपके बच्चे हैं, तो पता है मुझे सब बच्चे हो। आओ, अब आया डिक्लेरेशन देना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को। किस बात का? आईएनसी 8 के अंदर। किस बात का? कि जितने भी सारे मैटर्स, प्रेसिडेंटल मतलब पहले हो चुके हैं, प्रीसिडेंटल, प्री मतलब पहले हो चुके हैं, प्रेसिडेंटल जो अभी चल रहे थे, अभी आपने पूरे फुलफिल किए हैं। रिमेंबर, कंपनी की इनकमिंग रिगार्डिंग वो सारे कंप्लाई मतलब अगेन कंप्लायंस को बोलते हैं, कंप्लाई फुलफिल किए गए एज पर कंपनी एक्ट। इस बात को। दूसरा, अगेन जो फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, वर्ड है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है बेटा, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही होती है पहली बार जो लोग का नाम दिया जाता है फर्स्ट में कि ये पहले सब्सक्राइबर्स हैं, ये पहले डायरेक्टर्स बनेंगे, तो वो लोगों की साइड से भी डिक्लेरेशन चाहिए होता है। वो भी कैसे? बोला भैया कोर्ट एफिडेविट के थ्रू। इट इज थ्रू कोर्ट एफिडेविट। कोर्ट एफिडेविट उसके थ्रू, तो रिटर्न फॉर्मेट में होता है। तो वो किस बात का देंगे? ये देते हैं भैया कि इनको दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, दोषी नहीं पाया गया पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी दूसरी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट के अंदर। इस बात का क्वेश्चन तो लिखो अपने पास में। नेक्स्ट, तो आईएनसी नंबर, आईएनसी 8 इज फॉर प्रोफेशनल्स, आईएनसी 9 इज फॉर फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट। आईएनसी 10 हटा दिया गया है। आईएनसी 10 होता था बेसिकली इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कि फ्रॉड तो नहीं किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं दी। तो भैया एनसीएलटी हमारा कोड इतना शानदार हो गया, बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम भर के आओ गलत इंफॉर्मेशन, तुमने गलत इंफॉर्मेशन भरी, मैं तुम्हें भैया पनिशमेंट दूंगा। अब मैं नहीं कर रहा वेरीफाई, तो वेरीफाई खुद ही कर लो भाई। आईएनसी 10 हट चुका है, ध्यान रखना। इट इज अमेंडेड पार्ट, बोलते ना अमेंडमेंट वाला पार्ट है नहीं, अमेंडमेंट पार्ट है, देख लो ध्यान से। ओके, अगर अभी भी मैंने एक चीज नोटिस की, अभी भी बहुत से प्लेसेस पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ जा रहा है वो डिट्टो बच्चों को पढ़ा दिया जा रहा है। भाई थिंक अबाउट दिस, सोचो यारो। प्रैक्टिकली जो चीज नहीं चल रही है, इंस्टीट्यूट कह रहा है भैया अमेंडेड पार्ट फॉलो करेंगे। अगर बुक में कोई चेंजमेंट नहीं आया, डजंट मीन कि बुक वाले में फेल नहीं आया, तो टॉपिक पुराना पढ़ लोगे आप लोग, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, ओके, आइए तो लिखो भैया नेक्स्ट कौन सा है? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 किसका? लिखो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करने को बोलते हैं। आई डिक्लेयर दैट, लिखते हैं ना, मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं, सर्टिफाई करता हूं। रिमेंबर, उसको बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन बाय सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। एडवोकेट इन प्रैक्टिस ये लोग डिक्लेयर करेंगे कि भैया कंपनी के अंदर जो भी सारे प्रोविजंस थे कंपनी एक्ट के, वो सारे फुलफिल किए गए हैं, पहले वाले भी और अब वाले भी। ठीक है, तो भैया किस में करते हैं? द फॉर्म नंबर इज फॉर्म नंबर आईएनसी 8, आईएनसी 8, आईएनसी 8। आगे आता हूं, किस बात का था, किस लिए लिख भी लो इस बारे में, किस बात के लिए बेटा? दैट ऑल दी, आई कैन यूज शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में वर्ड लिखो, शॉर्ट में लिखो कंप्लायंस, मतलब प्रोविजन को कंप्लाई किया गया नहीं किया गया, फुलफिल किया नहीं किया गया।
और एक बात बताओगे मुझे, जब जब किसी कंपनी ने कंप्लायंस के प्रोविजन का वायलेशन किया, बताना, जब जब किसी कंपनी ने कंप्लायंस के प्रोविजन का वायलेशन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो भैया कौन सी अथॉरिटी आएगी? अथॉरिटी आएगी नहीं आएगी? कि कोर्ट साक्षात रूप से प्रकट होकर पनिशमेंट देगा नहीं देगा? देगा। इवन सेक्शन 447 जो पढ़ते हो अपने पास में, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, अगर फ्रॉड किया गया है तो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। और याद रखना, दिस सेक्शन कैन नेवर चेंज। ये ऐसा नहीं है कि आप इंटर में पढ़ रहे हो तो अलग पढ़ोगे, फाइनल में कंपनी लो पढ़ोगे अलग पढ़ोगे, ऐसा नहीं है बेटा। ये है कि जो यहां पढ़ रहे हो वो तो फाइनल में आ ही रहा है, डिटो सेम टू सेम, वहां पे एडिशनल चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास, इतना डिफरेंस है। वेरी गुड सौमित्र बेटा, एनसीएलटी। तो वर्ड क्या है? कंप्लायंस, कंप्लायंस प्रोविजन, ठीक है। तो अगले देखो, स्टेप नंबर 4 हो गया, स्टेप नंबर 5 बताओ। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 कौन सा भाई? बोलो बोलो। डेक्लेरेशन अगेन, स्टेप नंबर 5, इट इज अगेन द डेक्लेरेशन भाई, इट इज अगेन द डेक्लेरेशन। किस बात का है? कौन दे रहा है? फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट डायरेक्टर। एक ट्रिक सिखाऊं तुमको। अगर एग्जाम में तुम्हें इस पार्ट को बढ़ाना हो, क्वेश्चन आया बढ़ाना हो, तो तुम इस डिक्लेरेशन वाले पार्ट को फर्स्ट मेंबर का अलग लिख सकते हो, फर्स्ट डायरेक्टर का अलग लिख सकते हो, अलाउड है, ध्यान रखना। ओके, हाँ। कौन दे रहा है? डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट मेंबर्स, या यू कैन यूज द वर्ड फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। और क्लैरिटी में, सब्सक्राइबर मतलब कौन? जिन्होंने कंपनी को पहले पैसा दिया और जिन्होंने एमओए के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लोज साइन किया। फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड कौन सा? फर्स्ट डायरेक्टर्स। सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या करेंगे भाई? बोलो बोलो बोलो। ये इस बात का डिक्लेरेशन देंगे, वो भी कैसे? थ्रू कोर्ट एफिडेविट। ये इस कौन सा लिख लो इस पे? इट इज थ्रू कोर्ट एफिडेविट, थ्रू कोर्ट एफिडेविट, उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट एफिडेविट पे ये लोग इस बात का को डिक्लेयर करेंगे कि ये लोग पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी दूसरी कंपनी के, मतलब आज जो कंपनी बना रहे हो उसके नहीं, उससे पहले 5 साल के अंदर किसी दूसरी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में दोषी नहीं पाए गए कि वहां घोटाला करके आए हो, यहां कंपनी बना रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो क्या बोलेंगे? किस बात का डिक्लेरेशन करेंगे? बोलेंगे डिक्लेरेशन किस बात का? लिखो, दैट दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। किस बात का? कि दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, ये दोषी नहीं पाए गए, कन्विक्टेड, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। किसमें बेटा? कंपनी के फॉर्मेशन में, किसी कंपनी के प्रमोशन में, द प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन को बोलता है फॉर्मेशन, एंड मैनेजमेंट, उसके बीओडी का पार्ट। कॉन्विक्ट नहीं पाएगा कब बेटा? बोला 3 बातें। 3 बातें कौन सी? फ्रॉम दी इन द लास्ट प्रीवियस 5 years, इन दी प्रीवियस, ये चीजें ना टेक्निकल बातें नहीं, याद रखना भाई। कितने साल के लिए बोला गया है? 5 साल के लिए। सेक्शन 8 कंपनी में एनुअल इनकम कितना था? 3 साल। ये बात याद रखा करो हमारे पास में। हाँ हाँ, ये लिखना, बड़े शॉर्ट में लिखना बेटा। दे हैव टू स्टेट की बताना पड़ेगा कि भाई हम कॉन्विक्ट नहीं है। रिमेंबर, कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर, सिंपल सी बात है। 5 नंबर। अब आओ 6 के ऊपर। 6। अब बताओ, अगर मैं पूछूं भाई कि क्या आईएनसी, ये कौन सा? आईएनसी 9, इट इज आईएनसी 9 बेटा। आईएनसी 8 इज फॉर प्रोफेशनल्स, आईएनसी 9 इज फॉर फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट प्रो, इनके रिगार्डिंग आईएनसी 9। माय क्वेश्चन इज, इस फॉर्म को अब इनकॉर्पोरेशन हटा दिया गया। आईएनसी 10 इज नॉट देयर। आईएनसी 10 इज फॉर द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट मेंबर वगैरह सबमिट करते थे वो सही है नहीं है, वैलिड है नहीं है, इस बात के लिए। सिंपल सी बात, अगर आज के दिन क्यों हटा दिया गया? कि बाद में कंपनी बनने के बाद भी अगर एनसीएलटी को चला पता कि तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की है, तुमने फ्रॉड किया है, तुम कॉन्विक्टेड पाए गए थे बट तुमने डिक्लेयर गलत किया है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है? वहां पर आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 447 के अंदर, आप जेल जाओगे, सिंपल सी बात है। चले आओ, तो आईएनसी 6 लिखते हैं, 10 हटा दिया, वो 10 हटा दिया।
तो स्टेप नंबर 6 बताओ। सारे फॉर्म तो भर दिए, हालांकि और भी रिक्वायरमेंट होती है, बट आपको अपने इस पार्ट में सिर्फ इतना ही लिखना होता है। आईएनसी 6 क्या है भैया, सॉरी आईएनसी 6 लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 6, इट इज स्टेप नंबर 6, ठीक है। बताओ, डिक्लेयर कर दिया, हो गया क्लियर, आगे आता हूं। अब बताओ क्या होगा भैया, जब ये सारे फॉर्म सबमिट कर दोगे तो वहां पर सीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका पार्ट चल रहा है वो कौन है, सीआर, जो आपको इनकॉर्पोरेशन, जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है वो कौन, यहां पे सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि आपके पास में मानेसर के पास में, भिवाड़ी के पास में, ठीक है, गुड़गांव के पास में। आईएनसी 11 आपको दे दिया, आईएनसी 11 इज फॉर व्हाट, कंपनी का नेम क्या रहेगा। उसके बाद आप कौन सी डेट को अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेटेड मानोगे, टैन नंबर, पैन नंबर, सिन नंबर, ये वो डॉक्यूमेंट है बेटा जो डिपार्टमेंट, दिस इज अ डिपार्टमेंट, सीआरसी आपको देता है, सीआरसी आपको देता है। लेकिन रखना, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट जो होता है ना, कमेंसमेंट वाला पार्ट, वो कमेंसमेंट वाला पार्ट आपको मिलता है आरओसी से, आज भी वो आरओसी के पास अधिकार है उस चीज का, ठीक है। तो 5 चीजें कौन सी, आईएनसी 11 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, वेरीफाई होने के बाद में सीआरसी आपको आईएनसी 11 देगा। आईएनसी 11 किसके लिए, कंपनी का नेम क्या रहेगा, कंपनी की डेट कौन सी फॉलो करोगे, टैन नंबर जो आपने अप्लाई किया था वो मिलेगा, पैन नंबर अप्लाई किया वो मिलेगा, और आपको कंपनी का एक सेपरेट कौन सा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी होने का जो अधिकार है, जो उसकी पहचान है वो मिलती है यहां से। तो लिखिए कौन सा है, आओ स्टेप नंबर 6 इज लिखो, आफ्टर सबमिटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में लिखते हैं, चार्ट बनाते हैं, शॉर्ट में लिखो, आफ्टर सबमिटिंग, सारे सबमिटिंग ऑल द एप्लीकेशन। हालांकि इसमें एक और भी है, सुन लो ध्यान से, कौन सा सर, अगर कोई कंपनी, सुन लो, यू कैन राइट इनटू द नोट में डाल सकते हो स्पॉट को, ठीक है। अगर कोई कंपनी का कोई फिक्स परमानेंट एड्रेस नहीं है, अगर किसी कंपनी का, जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन अप्लाई कर रही होती है, सुनो, तो उस टाइम पे अगर उसके पास में कोई फिक्स प्लेस नहीं है और वो किसी भी प्लेस से काम कर रही है, उस प्लेस को बोलते हैं प्लेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, जहां से वो काम कर रही होती है। मान लो एग्जांपल, अभी बिल्डिंग नहीं ली मैंने, मैं घर से काम कर रहा हूं, तो मेरा घर का एड्रेस क्या कहलाएगा, मैं घर का एड्रेस कहलाएगा द प्लेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस। ये एड्रेस सबमिट कर सकते हो, ये एड्रेस आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन टाइम में सबमिट करना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो परमानेंट प्लेस है और बाद में वही प्लेस रहेगा आगे भी, तो वो तो इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका होता है। रिपीट कर रहा हूं, अगर परमानेंट प्लेस है, वहीं से काम कर रहे थे और आगे भी वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, तो उस केस में आपको अलग से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सबमिट नहीं करना होता। उसकी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी अपने पास में इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पार्ट बी स्टेप नंबर 1 में वहां पर सबमिट कर चुके होते हो, ध्यान रखना है बात, इसलिए यहां पे लिखा नहीं जाता वो पार्ट, चाहो तो लिख सकते हो उस पार्ट को अलग से, ठीक है। तो वर्ड क्या है, स्टेप नंबर 6 इज कॉल्ड, यहां बोलूंगा कि भैया क्या, आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिटिंग, आई कैन यूज फाइलिंग, सबमिटिंग ऑल एप्लीकेशन, जब सारी एप्लीकेशन आप सबमिट कर चुके होते हो, तब क्या है भाई, जब सबमिट कर चुके होते हो और ये एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी होती है और आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगा, एंड बीइंग सेटिस्फाइड, और डिपार्टमेंट जब क्या होता है, एंड बीइंग सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई हो चुकी होते हैं, उसके बाद क्या होगा, सेटिस्फाई होने के बाद आंटी भी खुश हो गई, क्या हो सब कुछ भर दिया, उसके बाद में आपको सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सीआरसी द डिपार्टमेंट आफ्टर, जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी चलेगी उसके बाद बनाएगा, सीआरसी करता है, सीआरसी क्या करता है, इश्यू करता है आपको, सीआरसी विल इश्यू आईएनसी 11, सीआरसी आपको आईएनसी 11 देगा बेटा। आईएनसी 11 किस लिए मिलता है, 5 चीजों के लिए मिलता है, लिख लो 5 चीजें कौन कौन सी है, क्या आपको 5 चीजें कौन कौन सी मिलती है। फर्स्ट लिखो, कंपनी का नेम क्या रहेगा, तो नेम ऑफ द कंपनी, मतलब जो आपने अप्लाई किया वही नाम है, हाँ या ना, नेम ऑफ द कंपनी। नंबर 2 इज कॉल्ड आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन चाहोगे उस दिन बोलोगे, नहीं, जो डेट आपको सीआरसी देता है ना, वही डेट आपकी कंपनी की पैदा होने की डेट रहती है। हमारी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन हम पैदा हुए, रिमेंबर, वो अपनी, लेकिन कंपनी की डेट ऑफ पैदाइश, इनकॉर्पोरेशन डेट, ये सीआरसी बताएगा, ये डेट फॉलो करोगे और वही डेट हमेशा आगे चलती रहेगी हमारे पास में। उसके अलावा, इसके अलावा आपके पास, आपने जो टैन अप्लाई किया था,
आपने जो पैन अप्लाई किया था, टैन, पैन और सिन, 5 आइटम। और क्या कहता, आपने पैन कार्ड आपका बन के आ जाएगा, लो भैया तुम्हारा पैन कार्ड लो। और आपका सिन नंबर, सिन इज कॉल कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट मींस कॉल आप कंपनी की खुद की पहचान का नंबर, रिमेंबर। ओके चलो, ये पूरा बताया था मैंने क्या क्या होता है प्रॉपरली, अभी सिर्फ इसको नोट कर लो चार्ट के अंदर। बोलो भैया बोलो, यहां तक क्लियर है? और जब ये हो जाता है तो सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट कौन देगा आपको, बताना मुझे। सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट कौन देता है आपको, बताना। कंपनी को सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट कौन देगा? टेल मी गाइस, बताओ मुझे। सेल्फनेट, लर्न बिजनेस, देवरत, आयुषी, सौमित्रा, भुवन, टेल मी बेटा। प्रज्ञा, बोलो बोलो बोलो, आयुषी बताइए बेटा, सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट कौन देगा? लो भैया आप चालू हो गए, तुम्हारी कंपनी चला लो बिजनेस। क्या होगा जब ये हो जाता है, इसके बाद में हमें क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है। कौन सा? आंटी देगी बेटा, आंटी है, क्योंकि वो आंटी ही वो है डिपार्टमेंट जो हमसे साक्षात ताल्लुकात रखेगा बाद में भी। कह रहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। क्या बोलेंगे? आरओसी विल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट या इनकॉर्पोरेशन। धंधा चालू कर लो भाई अपना। वेरी गुड, आंटी देगी, बहुत बढ़िया, आरओसी आंटी देगी, शाबाश। तो ये आपका आरओसी आपको दे देता है। अब कुछ बातें और आती है कि लेट्स सपोज अगर मैंने इसके बीच में लिख दिया होता कि यार कि कंपनी का अगर खुद का परमानेंट प्लेस नहीं है बिजनेस का और वो इनकॉर्पोरेशन अप्लाई कर रही है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करने के टाइम पर अगर उसने कोई कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सबमिट किया था, परमानेंट एड्रेस नहीं था, तो बताओ ना बेटा, क्या उस सिचुएशन में बाद में परमानेंट एड्रेस सबमिट करने के लेके कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ा आप लोगों ने कि सबमिट करना ही पड़ेगा? हाँ, आईएनसी 22 इज टू सबमिट द परमानेंट एड्रेस, आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। प्रॉपर पढ़ा आप लोगों ने? लेट मी शो यू, दिस इज आईएनसी 22। आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिन में देना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए। ये कब के लिए अप्लाई होता है? ये तब है बेटा अगर आपने पहले, मतलब इन शॉर्ट, अगर इन केस आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस था, मतलब पहले आपने जो एड्रेस सबमिट किया था दैट वाज नॉट परमानेंट, उस केस के अंदर। वेरी गुड, 30 दिन के अंदर, बहुत बढ़िया बेटा। तो स्टेप नंबर 5, 6 इसमें लिख दो, स्टेप बना दूं, स्टेप नंबर 7 लिख दो, स्टेप नंबर 7, इवन यू कैन मेक दिस स्टेप नंबर 7 ऑल्सो। नेक्स्ट लिखो स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या बोला भैया? बोला अगर कंपनी, लिख लो कब बेटा, इन केस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सबमिटेड, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब नॉट द परमानेंट एड्रेस सबमिटेड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। अगर सब सबमिट किया था तो अब क्या करना पड़ेगा? बोलो अब करना पड़ेगा आपको नया काम। नया काम क्या है? कंपनी शुड सबमिट। ये कब कर रहा है पता? सुन लो कब करता है। कंपनी का ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, डॉक्यूमेंट मिल चुके, कंपनी बन चुकी है, तो आप बिजनेस चालू कर सकते हो, उसके बाद में करना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है? लिख लो कि यहां पर आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा आईएनसी, क्या करना पड़ेगा? आईएनसी 22 टू बी सबमिटेड। आईएनसी 22 सबमिट करना पड़ता है। आईएनसी 22 इज फॉर स्पेसिफिकली किसके लिए बेटा? आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है? फॉर परमानेंट ऑफिस, परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड प्लेस। और सुन लो, मुझे बताओगे? सुनो नहीं, बताओ, क्या अगर किसी कंपनी ने इनमें से कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो बताओ, 30 दिन के अंदर अगर नहीं सबमिट किया तो माफी है, पनिशमेंट मिलेगी? टेल मी गाइस, क्या इसे भी कॉन्ट्रावेंशन काउंट करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। क्या रखना, कितने दिन में करना पड़ता है? लिखो विद इन 30 डेज। दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। बोलो बेटा बोलो, क्या ये याद रहेगा? इसके बाद तो वो आता है कि भैया अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन भरी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात करते हैं। बहुत बढ़िया, पनिशमेंट मिलेगी, बहुत बढ़िया। एक्जेक्टली बेटा।
नहीं। तो मित्रा 447 इज स्पेसिफिकली व्हेन द टर्म इज फ्रॉड, याद रखना। ओके, लेकिन क्योंकि कोर्ट के पास और भी पावर होती है, कोर्ट चाहे तो आपकी कंपनी को बंद कर सकता है, कोर्ट चाहे तो कंपनी लिक्विडेट करा देगा, कोर्ट चाहे तो मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा। रिमेंबर, ये सारी पावर होती है। लेकिन जब फ्रॉड दिखता है ना, फ्रॉड के चांसेस मैक्सिमम चांसेस होता है कंपनी की जो पर्सन है, इन्वॉल्व पर्सन है, उनको पनिशमेंट देती है फ्रॉड के नाम पर, वो जेल भेज देती है। बट हमेशा 447 होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, देन गाइस क्या याद रहेगा चार्ट बन के तुम्हारा? लाइसेंस का हम पहले बना ही चुके, लाइसेंस का बन चुका हमारे पास में। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, इवन यू कैन इंक्रीज द स्टेप नंबर, याद रखना। ओके चले, ओके। अब बताओ, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की, लास्ट लाइन लिखते खत्म हो जाएगा फिर ये। इन केस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिटेड, तो इन केस ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स, अगर गलत पर्टिकुलर्स सबमिटेड, मैंने कहा ना INC 10 हटा दिया गया, बट बाद में पता चला कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर फॉल्स पर्टिकुलर सबमिट किए गए थे, तो बताओ कौन प्रकट होगा बेटा यहां पर? किसकी, बताओ कौन प्रकट होगा? किसको गुस्सा आएगा, किसकी चलेगी यहां पर? एग्जैक्टली NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। NCLT क्या करती है? वो ऑर्डर देती है बेटा। NCLT में ऑर्डर, NCLT में ऑर्डर, NCLT ऑर्डर पास कर सकती है, में पास ऑर्डर्स, ऑर्डर दे सकती है। किस बात का ऑर्डर है भैया? बोला और भी ऑर्डर, सुनो, फॉल्स पर्टिकुलर किया, मिसकंडक्ट कर दिया, उन सब केसेस के अंदर। वेरी गुड, तो क्या ऑर्डर्स हैं? लिख लो, कंपनी की को बंद करने का ऑर्डर। पहला ऑर्डर कौन सा है? नंबर 1, ये मे, देखो वर्ड दिख रहा है, वर्ड क्या लिखा? वर्ड है मे, कर सकती है, जो उसकी चॉइस है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? बोला NCLT में ऑर्डर किस लिए? टू वाइंड अप द कंपनी, टू वाइंड अप द कंपनी, कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है, यस दे सकती है। नंबर 2 लिखो, और क्या है? नंबर 2, कैन चेंज द स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम लिमिटेड लायबिलिटी टू, लिखो अनलिमिटेड लायबिलिटी। I can use change the status, लिखो can change the status, can pass the order to change the status from limited liability। पढ़ती हो ना कि मेंबर लायबिलिटी लिमिटेड है, तू अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने बात वहीं पर बताई हुई है, याद आया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कोई कंपनी बनाता थोड़ी है, ये कोई चॉइस थोड़ी किसी के पास में। इसको तो कोर्ट एक पनिशमेंट के तौर पे यूज कर रहा है कि तुम नहीं मानोगे, घपला घोटाला करोगे, तो मैं तुम्हारी कंपनी को ऐसा जादू कर दूंगा। जादू क्या कर दूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी को क्या कर दूंगा? तुम्हारी कंपनी का स्टेटस चेंज कर सकता हूं, ये अधिकार उसके पास में है। और क्या भैया? वो चाहे तो मेंबर लिमिट कर देगा। दूसरा क्या है? वो चाहे तो कंपनी को लिक्विडेट कर सकता है। दूसरा क्या है? तीसरा कौन सा है? पनिशमेंट दे सकता है, मतलब किसकी? वो आप पर फाइन लगा सकता है, फाइन लगा देगा, और या फिर इंप्रिजनमेंट, जेल भी भेज सकता है, जेल भी भेज सकता है। किसको? मेंबर्स को। अब भाई कंपनी जेल जाएगी नहीं, सुना कभी कंपनी जेल गई? नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जेल थोड़ी जाएगी, जेल जाएंगे मेंबर। इसलिए कंपनी पे लगता है फाइन, कंपनी पे लगता है फाइन, मेंबर पे लगता है फाइन प्लस जेल, दोनों लग सकते हैं मेंबर को। तो जेल कौन जा रहा है? जेल जा रहा है भैया आपका प्यारे प्यारे डायरेक्टर, आपके मेंबर जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलती की थी। तो इसका मतलब और क्या है? ये इंप्रिजनमेंट वाला पार्ट कहां पे आता है? बेसिकली दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 447, is covered under section 447. You can use the word under section 447. So there is a separate section in the syllabus that is called 447. This section belongs to punishment for fraud, guys. This section belongs to punishment for fraud. और ये सेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। जहां जहां तुम्हें दिखे ना फ्रॉड के लिए पनिशमेंट, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, सिलेबस में चैप्टर का नाम है फ्री कंसेंट, वहां पढ़ते हो फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17, फ्रॉड की डेफिनेशन दी, फ्रॉड होता क्या है, पनिशमेंट बताई गई 447 के अंदर, 447 के अंदर। तो ये है आपके पनिशमेंट की बातें।
ये है पनिशमेंट की बात है। कंपनी वाइंडिंग अप कर देगा, लिक्विडेट कर देगा, स्टेटस इन करने के लिए बोल देगा। रिमेंबर, ये सब एक्शन कोर्ट ले सकता है। ये सब एक्शन कोर्ट ले, देखो दिखाता हूं, ये सारे एक्शन यहां पर कोर्ट ले सकता है। तो CUI मतलब आपको कौन दे रहा है? ROC दे रहा है। आपके पास नंबर मिल चुका है और मिल चुका है। अब यहां पर डॉक्यूमेंट हो, ये पढ़ चुके सारे, ये बात अपने चार्ट में लिखो, याद रहेंगे आपको बातों। जितने डॉक्यूमेंट होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, वो सारे के सारे कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखने पड़ते हैं। याद रहेगी बात? ओके। उसके बाद फॉर इन्फॉर्मेशन भरी तो 447 लग सकता है तुम्हारे ऊपर। रिमेंबर, फॉर इन्फॉर्मेशन भरने पर प्रमोट डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? उनके ऊपर रेगुलेशन लगती है, जो NCLT ऑर्डर पास करेगा। तो ऑर्डर पास करने में क्या क्या हमारे पास में, क्योंकि कंपनी चाहे तो क्या आपके मैनेजमेंट के लिए ऑर्डर पास कर देगा, लायबिलिटी अनमिट कर देगा, कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, वाइंडिंग अप कर सकता है, और जो भी इसके अलावा ऑर्डर कंपनी को लगेगा, वो कोर्ट को लगेगा, कोर्ट वो पास कर सकता है। याद रखना, कोर्ट इज हैविंग द होल एंड सोल पावर कि वो जो चाहे वो ऑर्डर आपकी कंपनी या मेंबर्स पे पास ऑन कर सकता है। तो आई कैन एक लाइन और लिख लो इसमें, कौन सा जो पॉइंट पढ़ा कि भैया इसके अलावा कौन सा, एनी अदर ऑर्डर, शॉर्ट में लिख दो, एनी अदर ऑर्डर कोर्ट फील्स फिट, एनी अदर ऑर्डर, नाम हटाना, वाइंडिंग अप करना, ऑर्डर कोर्ट फील फिट, कोर्ट मतलब NCLT फील्स फिट, जो उसे लगेगा वो ऑर्डर आपके लिए पास कर सकती है। कोर्ट के पावर है बेटा। डन गाइस? तो यहां पर खत्म होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला। क्या याद रहेगा तुम्हें? एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो वाली की डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट रखने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट, रिमेंबर, डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर ऑफिस रखने पड़ते हैं। रिमेंबर, उसके अलावा फॉल्स इंफॉर्मेशन भरी, इंफॉर्मेशन सप्रेस कर रहे हो, ये सब चीजों की पनिशमेंट है। यू कैन राइट इन शॉर्ट इन चार्ट बुक कि पनिशमेंट क्या क्या मिलती है, कोर्ट एक्शन लेता है। एंड ये खत्म हो गया। अब शुरू होगा M&AOA, बट आई थिंक दैट विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हम बात करेंगे ऑल्टरेशन M&AOA, मेन पार्ट उसका वही है। गाइस क्लियर हुआ? टेल मी ये चार्ट बनाया आपने साथ में, मेरे साथ बनाओगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट पाओगे, ये गारंटी है ना। यू विल रियलाइज दिस एग्जाम से एक महीना पहले। आई कैन गारंटी तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ हमने लाइव में बैठ के बनाए थे, हम इंसिडेंट सुन रहे थे, इंसिडेंट बना रहे थे। रिमेंबर, तो वो फायदा तुम्हें दिखेगा, गारंटी से बोल सकता हूं मैं। तुम खुद बोलोगे अरे एक साइड बच गए, अरे हमें याद नहीं हो रहा। तुम्हें प्रोविजन ऑटोमेटिकली माइंड में रिटर्न, चार्ट से चीजें याद होती हैं। लो सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता भाई, लो पढ़ने से याद नहीं होता, लो लिखने से याद होता है। तो आपने क्लासेस पढ़ ली, क्लास पढ़ने के बाद आपने क्या किया, उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद आप एक बार यहां पर दोबारा चार्ट बना रहे हो, तो लो अपने आप याद होगा बेटा हमारे पास में। हाँ, भुवन रिजल्ट का क्या, भुवन नलायक, अच्छा सॉरी, ओके, टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, नहीं आए तुम्हारे पास में, नलायक को याद तो करा दो मुझे कम से कम, कोई नहीं, कल मिल जाएंगे बेटा, टेस्ट के आंसर तुम्हें कल मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। और आज हमारा सेशन जल्दी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन दी टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के एमओए, कंपनी का एओए। तो मेनली जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑल्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ये खत्म होगा तो विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन एक काम लगता है एमओए, एओए और अप्रूवल चीजें पढ़ने वाले हमारे पास, इस बनने वाले है ना। हाँ, नॉन विजन नहीं बेटा, नहीं है, ओके नहीं है। इंडिपेंडेंट डाटा का नाम है, उसकी इंफॉर्मेशन, देयर इज नो सेपरेट चैप्टर ऑन दिस, उसके ऊपर चैप्टर, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड इन फाइनल बेटा, वहां पढ़ोगे उसके। ओके, उनकी रेम्यूनरेशन की बात करोगे, कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसकी बात करोगे, क्या उनके बारे में ओवन, हाँ बेटा, यस। ओके यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। कौन सा गाना, ऐसा थोड़ी जाएंगे, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, टेक केयर। और नलायक को प्रॉपर चार्ट सेशन ज्वाइन किया करो, जो नहीं कर रहा है मैं बता रहा हूँ, सिंपली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊंगा, बता रहा हूँ, फिर मैं बोलना कि आपने नहीं कराया, सिंपल सी बात है। हाँ, मेरा एक टारगेट है कि मैं प्रॉपर तरीके से, तुम कम ज्यादा कोई भी कितने बैठो, मैं इस सेशन कंटिन्यू रखने वाला हूँ, पक्का रखने वाला हूँ, ठीक है। बच्चे कम आए, लाइव में ज्यादा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे। माई टारगेट इज कि मैं पूरा बनवाने वाला हूँ, बट ये ना हो कि तुम लेट ज्वाइन करो फिर स्किप कर जाओ, स्किपिंग पॉइंट मत रखना यार, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट बेटा, बाय।